स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मिनट चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 चैप्टर 1 ज्योग्राफी। और आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचते रहें। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं तो वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। और इनको इस तीन कैटेगरी को पूरा करना होगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तकनीकी रूप से इसका इस्तेमाल हम कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिक रूप से भी इसका इस्तेमाल हम कर पाएं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स का इस्तेमाल लेदर और मीट के लिए किया जाता है, ना कि उनके मिल्क के लिए, क्योंकि वो उनके कल्चर में और रिलीजन में प्रोहिबिटेड है। अगर इसी का ही हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ जानवरों का इस्तेमाल मिल्क के लिए किया जाता है और लेदर और मीट उनके कल्चर और रिलीजन में नहीं है। तो रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना पड़ेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना पड़ेगा। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. ह्यूमन बीइंग क्या करता है? नेचर से चीजें लेता है, अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल उसमें डालता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। फर्स्ट वन इज on the basis of origin, second is on the basis of exhaustibility, third is on the basis of ownership, fourth on the basis of status of development. पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये दो भागों में बढ़ जाता है, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी की। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले बात आती है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। इनको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी रीन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और जिनका हम इस्तेमाल बार बार कर सकें। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी एटसेट्रा। नॉन रीन्यूएबल, जिनको कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, रीन्यू तो हो जाते हैं but it takes a long period of time in their formation. For example, minerals and fossil fuels, etc. बात करते हैं basis of ownership की. It has been categorized into 4 different parts. Individual, वो resources that are owned by individuals. For example, houses or plantation or pasture lands, ponds, etc. Second is community based, which are accessible to all the members of the community. ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल सामुदायिक रूप से किया जा सकता है, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स एटसेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation. किसी भी देश के अंदर निकलने वाले रिसोर्सेज वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं और उनकी कोस्टल बाउंड्री से, जैसे कि हम भारत के बारे में बात करें, ये यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, भारत की कोस्टल बाउंड्री से लगभग हम 22.22 किलोमीटर दूर तक जाएं, यानी 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक भारत का ही एरिया होगा और जो भी रिसोर्सेज यहाँ निकलेंगे वो भारत के ही माने जाएंगे। 1 नॉटिकल माइल में लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं। समुद्र में जब दूरी को मापा जाता है तो इसको नॉटिकल माइल्स में लिया जाता है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। भारत की कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये जैसे कि आप लाइन यहाँ देख सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स की, ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और इसके बाद का जो एरिया है जितना भी, वो रहता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि देशों के इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर नेशनल बाउंड्री का ओशियन में निर्धारण कौन करता है? तो इट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इन 1982। 1982 में एक कन्वेंशन रखा गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और जिसमें ये निर्धारण किया गया था कि देशों की बाउंड्री जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक मानी जाएगी और इंटरनेशनल बाउंड्री जो रहेगी वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जितना भी ओशियन रहता है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आ जाएगा। यानी भारत अपने रिसोर्सेज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत निकाल सकता है और यहाँ इस जोन में
किसी अन्य देश की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की। ये भी 4 भागों में बढ़ जाता है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। हमें मालूम है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज निकाले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर उसका इस्तेमाल कम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, जैसे कि गर्म प्रदेश हैं ये, और यहाँ इन इलाकों में दीज एरियाज हैव द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ भरपूर मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अभी इलाके इतने डेवलप नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जहाँ पर सर्वे किए जा चुके हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है और वहां से रिसोर्सेज ऑलरेडी निकल रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक रिसोर्सेज की, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स don't have the appropriate technology to access these and they required technical know-how to use them। अगर हम स्टॉक रिसोर्सेज की बात करें, ऐसे रिसोर्सेज जो स्टॉक हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम उनका इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास पर्याप्त नो हाउ टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का तरीका अभी हमें मालूम नहीं है। रिजर्व रिसोर्सेज की बात करें, रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल प्योर रूप से सेव किया गया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे आर सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर अपने भारत की बात करें तो रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर और सदर्न एरिया दैट आर सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट हैं नेचर के। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम indiscriminately and this has led to the major problems। और जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल शुरू किया, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज के लगातार इस्तेमाल से उनमें कमी आने लगी क्योंकि इंसानों का लालच काफी बढ़ गया था। अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल समाज के कुछ मेन लोगों के हाथ में जाने लगा। एंड इट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, रिच एंड पुअर। थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जिससे प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation, etc. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी हो जाती है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना कि आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और भविष्य में भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सके, और शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमारे भारत में रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाना। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग सर्वेइंग, मैपिंग and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। सबसे पहले सर्वे किए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है और उनकी क्वांटिटी की जांच की जाती है। Second is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। और उसके बाद सही तकनीक का इस्तेमाल, योग्यता का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उनको इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है। थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और फिर ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स का कंपेयर किया जाता है और जितनी जरूरतें हैं उतने ही रिसोर्सेज निकाले जाते हैं। For the conservation of resources, in June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil, for the first International Earth Summit. It was for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level।
और ये जो अर्थ समिट की गई थी जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी और इसका उद्देश्य था हमारे एनवायरनमेंट को बचाना और इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। The assembled leaders signed a declaration on global climatic change and biological diversity, जो विश्व स्तरीय रूप से क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं उनको रोकने के लिए इन लीडर्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए। And they also adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century, और कुछ ऐसे गोल्स का निर्धारण भी किया गया ताकि भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। जानते हैं व्हाट इज एजेंडा 21। The declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, termed as UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा एजेंडा 21 जो था उसका निर्धारण किया गया और इसका एम था एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे विकसित किया जाए। एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा हमारे वातावरण में जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, जैसे कि गरीबी लगातार फैल रही है, बीमारियां हैं या कुछ और जरूरतें इंसानों की हैं, उनको पूरा कैसे किया जाए, इस पर एजेंडा 21 बनाया गया था। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। इरेशनल कंजम्पशन and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। रिसोर्सेज के लगातार उपयोग से और उसके ज्यादा यूटिलाइजेशन से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लगातार रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और ये सब हुआ है ह्यूमन बींग्स के लालच के कारण। और इसी पर महात्मा गांधी जी ने भी बात बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी इस पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का लालच पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। और उन्हीं की इस फिलोसफी पर अ बुक वाज प्रेजेंटेड बाय शूमाकर नेम्ड एज स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं स्टेप्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षण करने के लिए बहुत से कदम हम उठा सकते हैं, उनमें से मुख्य हैं सेव वाटर, सपोर्ट अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यूज conventional sources of energy, follow the 3 R's, reduce, reuse and recycle, use natural resources judicially और सही प्रकार से natural resources का इस्तेमाल and use the method of rain water harvesting। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट यहीं तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज एंड सोयल रिसोर्सेज के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।